हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पर आगे की चर्चा करेंगे। हम लोग यहां तक बात कर चुके थे कि आपका जो पुष्पों में जो पहली घटना होती है एनसीईआरटी के हिसाब से पहली घटना है स्वयुग्मन, स्वपरागण। तो स्वपरागण पर हम लोग पूरी की पूरी कहानी समझ चुके थे। स्वपरागण, स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण कितने प्रकार का होता है, इन सभी बिंदुओं को हम लोग समझ चुके थे, है ना। जिसे हम स्वयुग्मन भी कहते हैं या ऑटोगैमी भी बोलते हैं। तो स्वयुग्मन या स्वपरागण, है ना, इसे स्वयुग्मन भी कहते हैं। चलो लिख देता हूं यहां पर स्वयुग्मन, ठीक है, या इंग्लिश में से ऑटोगैमी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये परपरागण यानी स्वपरागण और स्वयुग्मन या ऑटोगैमी क्या है। तो परागण की घटना क्या होती है, परागण की डेफिनेशन क्या है, कब हम परागण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैं इसको एक बार और कर देता हूं। परागकोशीय, ये रहा, ठीक है, परागकोशीय परागकणों का वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। अब यहां पर पॉसिबिलिटी तीन बन सकती है कि जो परागण हो रहा है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। यहां पर तीन संभावनाएं हैं। इसी फिगर से कहानी समाप्त हुई थी, इसी फिगर से कहानी पुनः शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहली संभावना क्या है कि उसी पुष्प के परागकोश से, उसी पुष्प के परागकोश से पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए। एक तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं। ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि एक पुष्प के परागकण दूसरे पादप के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर जाए, है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। तीन पॉसिबिलिटी क्या है, उसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए। ये संभावना तुमको कहां देखने को मिल रही है, मतलब यहां पर संभावना है, क्या संभावना है, सुना बहुत ध्यान से। उसी पुष्प के परागकोश से परागकण, उसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, यानी पुष्प एक होना चाहिए। जैसे ये देख रहे हो आप, घटना नंबर 1, है ना, यानी एक पादप एक पुष्प, है ना, सीधा याद रखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक पादप एक पुष्प, ठीक है, क्लियर हुआ।
सॉरी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पहले मैं इसको पढ़ूंगा, फिर फिगर में बताऊंगा, फिर यहाँ पर आपको मैं शॉर्टकट में बता दूंगा। ठीक है, एक पुष्प के परागकण, चलो ले लिया इस पुष्प को, के परागकण दूसरे पुष्प के, याद रखना एक पुष्प के परागकण उसी पादप के, पादप वही रहेगा, पादप चेंज नहीं करना है, तो एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के, सॉरी उसी पादप के, मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं। जैसे पादप एक है, इस पुष्प के परागकण और इसी पुष्प के, यानी इसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हो, है ना। दूसरी संभावना ये हुई शॉर्ट में पादप एक पुष्प दो, पादप एक पुष्प दो। तीसरी संभावना क्या है, एक पुष्प के परागकण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए। तो अब यहाँ पे दो पादप की रिक्वायरमेंट है, तो इसी एक पुष्प के परागकोशीय परागकण दूसरे पुष्प के, सॉरी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए। एक पुष्प के परागकोशीय परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए। तीसरी संभावना आपकी ये हो गई, यानी पादप भी दो, पुष्प भी दो, भिन्न भिन्न पुष्प होना चाहिए। ठीक है, तो यह कहने का मतलब है तीन संभावनाएं बन रही थी, जिसमें से हम लोग ओनली वन एक पर डिस्कस कर पाए थे पिछली क्लास में, वो आपका था स्वयुग्मन। स्वयुग्मन यानी इस बिंदु पर चर्चा हम लोगों की पूर्णता हो चुकी थी। इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है, या दो प्रकार के परागण होते हैं। एक होता है आपका क्लिस्टोगैमी और एक होता है आपका चेस्मोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी यानी अनमिली और उन्मिली, इसके दो भाग हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज जो लोग चर्चा करनी है इन दो बिंदुओं पर करनी है कि यदि एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे। और दूसरा, दूसरे पुष्प यानी एक पुष्प के परागकण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे। तो आज जो लोगों का टॉपिक निकल के आ रहा है वो घटना नंबर 2 और घटना नंबर 3 पर चलेगा। ठीक है, क्योंकि जो घटनाक्रम 1 है इसको हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलो, तो हमारा आज का क्लास का टॉपिक निकल कर सामने आ गया कि आज हम लोग किस पर चर्चा करने वाले हैं। इस पर मैं कोई डिटेल आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका था, तो यहाँ पे मैं सीधा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए बात शुरू करूंगा। ठीक है, चलो, तो आज हम लोग इन पर चर्चा करेंगे। डेफिनेशन यहाँ से स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, डायग्राम से भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आज हम लोग अगले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखो एनसीईआरटी पर आ जाइए, मैं वापस एनसीईआरटी पर चलता हूं। देखो आप लोग पहुंचिए पेज नंबर 30 पर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं सजात पुष्पी परागण। किस पर बात करेंगे, सजात पुष्पी परागण। ठीक है, तो सजात पुष्पी परागण क्या है, इस पर पूरी की पूरी कहानी हमको समझनी है आज, है ना। चलो देखो क्या लिखा, पहले मैं एनसीईआरटी को पढ़ता हूं फिर मैं आपको बताता हूं उस विषय में। एक ही पादप के पुष्प, एक ही
पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण सजात पुष्पी परागण कहलाता है। यानी हम घटना नंबर 2 की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? घटना क्रम 2। क्या है इसमें? मैं लिख रहा हूं अपनी लैंग्वेज में, समझने का प्रयास करना। क्या होता है कि एक ही पादप के एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। इस घटना को सजात पुष्पी परागण कहते हैं, है ना। यहां पे देख लीजिए, एक ही पादप के एक पुष्प के, ठीक है, परागकोश से परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। इस घटना को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। है ना। चलो देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण सजात पुष्पी परागण कहलाता है। ठीक है, वैसे सब चीजों को हम पिछली क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से पर परागण है जिसमें एक कारक या एजेंट सम्मिलित है। हाँ, क्रियात्मक रूप से पर परागण है। देखो, क्रियात्मक रूप से क्या है? क्रियात्मक रूप से क्या है? क्रियात्मक रूप से ये पर परागण है। क्या है? पर परागण है। यानी आप यदि बाहर से देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा यहां पर कि इस पुष्प के परागकोश से परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई कारक की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी, है ना। कारक सजीव भी हो सकता है, कारक निर्जीव भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी ना किसी कारक की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी, आवश्यकता पड़ी होगी। तो एक तरीके से ये क्रियात्मक दृष्टि से पर परागण है। फिर क्या कहा गया है समझो। यहां पर जबकि ऐसा नहीं होता है, चर्चा हम लोग कर चुके उस पर। क्रियात्मक रूप से क्या है? ये पर परागण है जिसमें एक कारक या एजेंट सम्मिलित होता है। सजात पुष्पी परागण, परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है। लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है। कैसा है? स्वयुग्मन जैसा ही है। ठीक है, क्या है? चलिए देखो क्या है यहाँ पे। ये वास्तव में स्वयुग्मन जैसा ही है। आप कहोगे सर स्वयुग्मन, आपने कहा था स्वयुग्मन ये वाला है, नंबर 1 घटना है, और यहाँ पे कह रहे हो नंबर 2 घटना भी स्वयुग्मन। देखो, स्वयुग्मन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पुष्प बेशक बदल गए हो, यहाँ पर, है ना। पुष्प बेशक यहाँ पर 1 से 2 हो गए हो, वो बात अलग है। पुष्प का नंबर यहाँ बेशक 1 से 2 हो गया हो, किंतु 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 पादप तो एक ही है। और स्वयुग्मन में क्या था? वहां पर पुष्प का नंबर 1 था और पादप का नंबर भी 1 था। तो ये समानता है कि नहीं कि पादप एक ही है, तो जो जीन इसमें होंगे वही जीन इस पुष्प में भी होंगे, क्योंकि पादप एक ही।
तो ये कह सकते हो क्रियात्मक रूप से परागण दिख रहा है, लेकिन ये स्वयुग्मन जैसा ही है, स्वयुग्मन जैसा ही है। अब स्वयुग्मन जैसा क्यों है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, तीसरी घटना अब आपको पढ़ने मिलती है, ये रही तीसरी घटना में क्या दिख रहा है फिगर में, फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक पुष्प है और उस पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो इसे बोलेंगे परनिषेचन। क्या बोलेंगे, परनिषेचन। चलो अब हेडिंग हो जाएगी परनिषेचन। ठीक है, देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, देखते हैं। पहले अपनी लैंग्वेज बात करते हैं, फिर एनसीईआरटी पर बात करते हैं। ठीक है, चलो क्या है परनिषेचन। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी आपके सम्मुख होना बहुत जरूरी है। यदि आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज को, एनसीईआरटी के हर एक पैराग्राफ को नहीं पढ़ रहे हैं, उस बुक को सामने रखकर नहीं पढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 100% पेपर जो नीट का बायोलॉजी में बनने वाला है वो एनसीईआरटी पर ही बनने वाला है। तो परनिषेचन में क्या है, क्या है परनिषेचन, देखते हैं परनिषेचन क्या है। एक पादप एक पादप के पराग कोश से, है ना, एक पादप के, चलो ऐसे लिखता हूं, एक पादप के पुष्प के परागकोश से दूसरे पादप के पुष्प के, एक पादप के पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। इस घटना को परनिषेचन कहते हैं। देख लो यहां पर साफ साफ दिख रहा है, एक पादप के पुष्प के परागकोश से, हो गया ये एक पादप, परागकण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। इस घटना को हम लोग परनिषेचन कहते हैं। डायग्राम जो बना रखा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग तैयार रहना। ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी बात करते हैं। एनसीईआरटी को तो छोड़ना नहीं है, उसको तो साथ रखना ही रखना है। ठीक है, मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं जो बिना एनसीईआरटी बुक के अपलोड किए हुए हैं। कहने का मतलब मैं उस समय एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था, लेकिन वहां पर आप लोग भी शायद नहीं पढ़ते होंगे, कि आपको हर एक शब्द उस लाइन से मैच करने में बड़ी समस्या होती होगी। तो मैंने इसलिए एनसीईआरटी को सम्मुख रखना शुरू कर दिया है, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, देखो क्या इसमें कहा गया, ये रहा परनिषेचन, है ना। परनिषेचन क्या है, इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। बस वही बात है, मैंने इसको अपनी लैंग्वेज लिख रखा है यहाँ पे और डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, परनिषेचन कहेंगे। आगे क्या लिखा है, मात्र यही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवांशिकता भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। बिल्कुल राइट बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रकार के परागण पढ़े हैं। पहला पढ़ा है स्वयुग्मन, पहला क्या पढ़ा है, स्वयुग्मन। ठीक है, चलो
बाद बात करता हूं, पहले देखो पहला पड़ा है स्वयुग्मन। अब स्वयुग्मन कहां है? स्वयुग्मन आपको दिख रहा होगा घटनाक्रम ए, देखिए आप, ठीक है। दूसरा पड़ा है सजात पुष्पी परागण, ठीक है। सजात पुष्पी परागण घटनाक्रम नंबर 2 देख लीजिए। और तीसरा और अंतिम पड़ा है पर निषेचन, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर निषेचन, ये 3 पढ़े कि नहीं पढ़े? तो स्वयुग्मन में क्या होता था, मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। स्वयुग्मन में होता था एक पादप एक पुष्प, ये घटना होती थी, देखो एक पादप एक पुष्प, ठीक है। दूसरे में क्या होता था, एक पादप दो पुष्प, देखो एक पादप दो पुष्प, ठीक है। तीसरे में क्या होता है, दो पादप दो पुष्प, दो पादप दो पुष्प, ठीक है। क्लियर हुआ? तो वास्तव में यहां पे जो कहने वाला, नोटिस करने वाला पॉइंट है वो ये है कि ये पादप की खास बात क्या थी। यहां पर खास बात ये थी कि बेशक इसको कम से कम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती हो, बेशक इसको परागित कराने के लिए, यानी सीधा हम बोल सकते हैं परागण के लिए इसको किसी कारक की आवश्यकता ना पड़ती हो, या इसको परागण कराने के लिए अपने आप को कलरफुल बनाने की आवश्यकता ना पड़ती हो। लेकिन वो सब लाभ होने के साथ साथ एक हानि हुआ करती थी। वो हानि क्या थी कि इनमें विभिन्नताएं नहीं आ पा रही थी, विभिन्नताएं नहीं आ पा रही थी, विभिन्नताएं नहीं आ पा रही, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें पुष्प बेशक अलग अलग हो गए हो, वो बात ठीक है। अभी क्या था, एक पादप था एक पुष्प था, यहां पर पुष्प बेशक अलग अलग हो गए हो, किंतु अंतर तो अभी पुष्पों का हुआ है, पादप का तो हुआ नहीं। अंतर अभी पुष्पों का हुआ है, पादप का तो हुआ नहीं। तो बात वही होगी कि जब पादप एक है तो इसमें भी विभिन्नताएं नहीं आएगी, आनुवांशिक रूप से विभिन्नताएं दर्शा पा रही है। अब जब तीसरे की घटना की बात करते हैं, हम लोग पर निषेचन की बात करते हैं, तो यहां पर पुष्प अलग होने के साथ साथ अब पादप भी अलग अलग है। तो पादप जब अलग अलग है, पुष्प अलग अलग हैं, तो इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होने लगी, उत्पन्न हुई। तो वही तो नोटिस करने वाला बिंदु है कि हमको वास्तव में पर निषेचन के माध्यम से विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं जो जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है, पर निषेचन में हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं जो जैव विकास के लिए आवश्यक हैं, जो जैव विकास के लिए आवश्यक है। अब देखो ऐसे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिख रखा है कि परागण के
मात्र यही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवांशिकता भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन है। आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन है जिससे कि विभिन्नताएं आती हैं और ये जैव विकास के लिए आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों की परागण की घटना पूरी। परागण कितने प्रकार का हो सकता है? एक पादप से दूसरे पादप में होगा, उसे क्या कहेंगे? एक पादप उसके उसी पुष्प के दूसरे पुष्प से, एक पादप के उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के, यानी एक पादप है, पुष्प दो हो गए, परागण होगा तो उसे क्या कहेंगे? और एक पादप के एक ही पुष्प में परागण की घटना संपन्न हो उसे क्या कहेंगे? इन बातों को हम लोगों ने अच्छे से बाखूबी तरीके से समझ लिया। अब हम लोग आगे बात करेंगे क्या बताया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, चलो ये तो बात क्लियर हुई। अब बात आती है कि परागण के कारक कौन कौन है। बिल्कुल बात ठीक है, ये परागण करवाता कौन है, इस परागण के लिए किसकी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या वास्तव में परागण के लिए जीव ही भूमिका निभाते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं, और यदि हां तो क्यों? यानी कहने का मतलब है परागण की घटना, परागण की घटना किस प्रकार संपन्न होती है उसके लिए कौन कौन से कारकों की रिक्वायरमेंट होती है। आज हम लोग उन कारकों पर बात करेंगे। कारक यानी एजेंट क्या क्या है। परागण में क्या होता है, परागण में करना क्या होता है? परागण में परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाना होता है। यही होता कि नहीं होता? परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाना होता है, यही तो है परागण। और इसके लिए आवश्यक जिनकी आवश्यकता होती है, और इस घटना में लिख देता हूं, और इस घटना में जो भाग लेता है वो कारक है। अब वो तो कारक यहां पर दो प्रकार के हो सकते हैं, जैविक और अजैविक। अजैविक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जल और वायु। ठीक है, तो कारक यहां पर दो प्रकार के हो सकते हैं, जैविक और अजैविक। अजैविक मुख्यतः दो प्रकार के हैं, जल और वायु। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि जब इस अर्थ में विकास की शुरुआत हुई होगी, जब इस अर्थ पर विकास की शुरुआत हुई होगी, तो पहली बार जब परागण के लिए कारकों की रिक्वायरमेंट या उनकी आवश्यकता पड़ी होगी, तब इनमें से कौन कारक आएगा? मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। जब इस अर्थ में पहली बार परागण की शुरुआत करने के लिए कारकों की आवश्यकता पड़ी होगी, तो पहली बात तो आती है कि इन दो में कौन आए होंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है कि जब अजैविक कारक की बात चली होगी, तब इन दोनों में पहले कौन आया होगा। फिर बात आती है ऐसा क्यों हुआ होगा। फिर इसके बाद बात आती है कि सबसे ज्यादा किसकी भूमिका होती है इन दोनों में, या सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है इन दोनों में। इस तरह से कई सारी पहेलियां बनकर आपके सामने प्रश्न के रूप में पूछ ली जाती है। आज हम लोग इन्हीं पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में पहले किसकी शुरुआत हुई, और जब अजैविक कारक की शुरुआत हुई तो इन दो में से पहले किसकी शुरुआत हुई।
वर्तमान में कौन ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है और वो क्यों, ईश्वर ने उसको क्यों चुना, अन्य को क्यों त्याग किया, कौन सा कारक इवोल्यूशन की दृष्टि से बेहतर साबित हुआ, कौन सा कारक ज्यादातर पादपों द्वारा अपनाया जाता है, आदि आदि तरह के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पहले अपनी कहानी शुरू करने से पूर्व एनसीईआरटी पर चर्चा कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं सभी इन बिंदुओं को बताऊंगा कि सबसे पहले कौन कारक आया और आज वो यदि लागू हो रहा है तो उसका कितना प्रभाव है, कितना प्रभाव नहीं है। चलो, तो परागण के अभिकर्मक या कारक, देखो बात वही आ गई, परागण की घटना देखनी है। ठीक है, अब वो तो पता है परागण होता कौन कौन कितने प्रकार का होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अब हमको ये पता करना है कि उसमें भाग लेने वाले कारकों की क्या जीवन लीला है, किस प्रकार से उनकी कहानी रची हुई है। देखो क्या कहती है एनसीईआरटी, पौधे परागण के कारक, परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में दो अजैवी वायु एवं जल तथा एक जीवी प्राणी कारक का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल बात ठीक, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जो कारक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फिर से दर्शा देता हूं, जैविक और अजैविक। दूसरी बात यहां पर यह आती है, जैविक और अजैविक तो हो गए, जैविक और अजैविक तो हो गए, लेकिन जैविक तो एक ही प्रकार का होता है, वो है प्राणी, सीधी सी बात याद रखना। ठीक है, लेकिन अजैविक दो प्रकार के होते हैं, जल और वायु। ठीक है, जल और वायु, तो मैं इसको यहां पर छोड़ देता हूं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, प्राणी है, अब उसमें कई सारी काफी लंबी लिस्ट बनेगी। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर जल और वायु, ये बात एनसीईआरटी ने भी कही है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कारक दो प्रकार के होते हैं, जैविक अजैविक। अजैविक दो प्रकार के होते हैं, जल और वायु। अधिकतर पौधे, क्या लिखा है इसमें, अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवी कारकों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, अधिकतर पौधे जीवी कारक का उपयोग कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीईआरटी नहीं कह रही है। इस बात का आपको प्रूफ देखने को मिल जाएगा। कभी आप बागवानी में जाके देखना, नर्सरी में देखना, वहां पर आपको कई सारे क्लिप देखने को मिलेंगे जो परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत कम पौधे अजीवी कारकों का उपयोग करते हैं। ये जो बात चल रही है, वर्तमान की बात चल रही है, मैं जैव विकास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान में क्या है कि बहुत ही कम ऐसे पादप हैं जो अजैविक कारकों पर डिपेंड हैं, अधिकांशतः पादप तो जैविक कारकों पर डिपेंड है। आगे क्या लिखा हुआ है, वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है। तो सर्वाधिक परागण किसके द्वारा होता है, बात की जाती है। पहले बात करता हूं, सर्वाधिक परागण किसके द्वारा होता है, जैविक या अजैविक। तो आपको इसका आंसर मिल गया है, सर्वाधिक परागण होता है जैविक परागण। ठीक है, जैविक परागण सर्वाधिक होता है। अब इसके बाद अजैविक हो गया। ठीक है, अजैविक कम होता है, लेकिन अजैविक में दो हैं, यदि इन दो में रखा है तो सबसे ज्यादा परागण किसके थ्रू होता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा परागण होता है वायु के थ्रू। तो अर्थात इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि सबसे ज्यादा परागण जैविक कारकों द्वारा हो रहा है, उसके बाद अजैविक, और अजैविक में सबसे कम जल द्वारा परागण होता है। अब मेरी बात सुनो,
जल द्वारा परागण क्यों नहीं होता है, बात ये आती है ना। जल की अपेक्षा वायु को वरीयता ज्यादातर क्यों दी गई? देखो सीधी सी बात है, हर कोई विकास चाहता है, हर कोई अपनी जनसंख्या को, अपनी आबादी को बढ़ाना चाहता है, हर कोई जैव विकास का हिस्सेदार है, हर कोई जैव विकास में अपने आप को बेहतर रखना चाहता है, हर कोई अपनी प्रजाति को बचाना चाहता है। अब यदि तुम जल पर आधारित हो तो आपकी प्रजाति थल पर राज्य नहीं कर पाएगी, है ना। और यदि थल पर राज्य आपको करना है तो आपको जल छोड़कर वायु या जैविक का सहयोग लेना पड़ेगा, है ना। इसलिए जलीय पादप होते हैं वो सीमित हैं, वो सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि जल जो है उसमें परागण का बड़ा एक संयोगात्मक रूप है, वायु की अपेक्षा भी ये बड़ा दुर्गम है, तरीके से काफी कठिन घटना है। और वायु में क्या होता है, जल की अपेक्षा थोड़ा आसान है। तो पादपों ने कहा भाई जल को छोड़ो और थल की तरफ यदि पहुंचना है तो वायु को अपना लो, ज्यादा बेहतर है। फिर दूसरी बात आती है, इन दो में चुना गया तो उन्होंने जैविक को चुना, ठीक है। तो इस तरह की घटनाओं को हम लोग देखते हैं किस तरह से स्थिति में बताया गया है। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना, बिल्कुल बात ठीक है, बड़ा कठिन है। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के ह्रास से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांड की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। क्या होता है, जब ईश्वर ने शुरुआत की परागण की तो ईश्वर ने अजैविक कारकों का सहयोग लिया, अजैविक कारक का सहयोग लिया। किंतु ईश्वर के पास समस्या ये थी, अजैविक कारक दो थे, एक जल था, एक वायु थी। किंतु समस्या इस बात की थी कि जो परागकण थे, परागकण वो अंडाशय यानी बीजांड, जो परागकण थे वो बीजांडों की तुलना में अधिक बनाने पड़ते थे, बीजांडों की तुलना में अधिक बनाने पड़ते थे। परागकणों को बीजांड की तुलना में, ठीक है, बीजांड ही रखो इसको, ठीक है, बीजांड की तुलना में अधिक बनाना पड़ता था, बनाना पड़ता था। सुनो क्यों? क्या होता था कि परागकण जो होते थे, परागकणों के पास नर युग्मक होता है और बीजांड के पास मादा युग्मक होता है। निषेचन क्रिया करवानी है तो नर युग्मक और मादा युग्मक को आपस में फ्यूज कराना होगा। तो क्या होता था कि बीजांडों को तो कम बनाना पड़ता था किंतु परागकणों को बहुत बड़ी मात्रा में बनाना पड़ता था। उसका कारण यह था कि यदि परागकण जल के थ्रू जाएंगे, पता नहीं वो संयोगात्मक बाई चांस की बात हो गई कि वो बीजांड के संपर्क में आ ही जाए। क्यों? क्योंकि जल की धारा तो अनवरत रूप से बह रही है, जल की धारा अनवरत रूप से बह रही है, उसको नहीं रोकना है, उसको परागण से मतलब नहीं है। अब उस जल का डायरेक्शन किधर है? हो सकता है एक नदी से निकलने वाला जल कई धाराओं में विभाजित हुआ हुआ में चल के, ठीक है, कुछ भी पता नहीं, नदी नहर है ना, छोटी छोटी नालियों के थ्रू, छोटे छोटे माध्यमों के थ्रू एक स्थान दूसरे पर, सिंचाई में जब इसका उपयोग किया जाता है तो जल प्रवाह के लिए कई साधन बनाने पड़ते हैं। तो उन साधनों के थ्रू जो नदी में बहने वाला जल था वो कई जगह विभाजित हो सकता है, कोई पता नहीं। अब कल्पना करो यहां पर कि यहां पर बीजांड है, मादा युग्मक है यहां पर, और यहां पर
पराग कण में एक छोड़ दूं नंबर में या दो छोड़ दूं, या मैं यहां पर जैसे मान लो 100 छोड़ दूं, तो क्या होते जरूरी है, हो सकता है कुछ परागकण इस डायरेक्शन में हो जाए, कुछ परागकण इस डायरेक्शन में चले जाए, कुछ इधर आ जाए, कुछ इधर हो जाए, कोई पता नहीं वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा कि हमको बहुत बड़ी संख्या भेजना पड़ेगा, जिससे कि कम से कम एक परागकण तो यहां पहुंच जाए। क्या होता है आजकल तो काफी बड़े अच्छे बेहतरीन साधन है सिंचाई के लिए। क्या होता है, काफी लोग सीधे नहर में क्या करते, इंजन के थ्रू, ठीक है, क्या करते हैं, नहर में पाइपलाइन रखा पूरा, और इंजन के थ्रू पूरा नहर से पानी को खींच लिया, और वो पानी सीधा प्लास्टिक की पाइपलाइन जिसे साइफन बोलते हैं, उसके थ्रू सीधा वो खेत में सप्लाई कर दिया गया। अब वो परागकण नहर में बहता हुआ जा रहा था और उसके संपर्क में खींचा, सीधा 500 मीटर दूर खेत में भेज दिया। पहुंचो तुम कैसे पहुंचते हो वहां पर, है ना। कहने का मतलब है कि अब जो यहां पर परागकण बीजांड तक पहुंचेगा, ये बाई चांस की बात हो गई, संयोगात्मक घटना हो गई, या फिर इसका कोई जल स्रोत ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये जल स्रोत आया आगे किसी तालाब से जुड़ा हो। अब जो परागकण इसके संपर्क में आके इस तालाब में पहुंच गए, वो तो अब स्थिर हो गए, उनकी तो जीवन लीला खत्म यहीं पर, है ना, क्योंकि अब ये पानी कहीं जा भी नहीं सकता। अब कहां तालाब, कहां ये आई समस्या की नहीं आई। तो इसलिए अब ये एक या दो में काम चल जाएगा, लेकिन इसका एक और दो में काम चलने वाला नहीं है। अच्छा, ये तो बात जल की हुई। तो जल में क्या होता था कि परागकणों को बीजांड की तुलना में अधिक से अधिक संख्या में, काफी बड़ी संख्या में लाना पड़ता था। अच्छा, अब बात करते हैं वायु की। वायु क्या करती थी, वायु भी ऐसा ही करती थी। वायु का डायरेक्शन क्या था, समझो क्या होता है, जैसे ये पादप है ना, इस पादप पे क्या होता है, ये पादप है, ठीक है, इस पादप पे ये पुष्प लगा हुआ है, ये पुष्प रहा, मान लो, ठीक है। वैसे वायु के पुष्प और वर्तिकाग्र से अलग प्रकार होते, मान लो भी, और इसमें ये वर्तिकाग्र है। अब क्या हुआ, यहां से मैंने एक परागकण को छोड़ा, कल्पना करो, परागकण को मैं रेड कलर से ही दर्शाता हूं। एक परागकण को यहां मैंने छोड़ा, हमको ये परागकण यहां से यहां भेजना था, माध्यम मैंने जल ले लिया। अब वायु कुछ दूर तक तो इस डायरेक्शन में गई, है ना, हो सकता है इधर घूम जाए, हो सकता है वो वापस ऐसी हो जाए, हो सकता है वो इधर जाके इधर हो जाए, हो सकता है वो इधर से निकल जाए, हो सकता है वायु का डायरेक्शन ऐसा ऐसा चक्रवात बन के ऐसा होके ऐसा चला जाए, कोई पता ही नहीं है, कोई पता नहीं है। तो इसलिए हो सकता है वायु इस डायरेक्शन से निकल जाए, यहां तक आए ऐसी हो जाए, है ना, बाई चांस की बात। तो अब एक परागकण से काम चलने वाला नहीं है, यहां पर भी परागकणों को काफी बड़ी मात्रा में बढ़ाना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ाने के बावजूद भी एक समस्या है कि फिर भी वो संयोगात्मक घटना बनी हुई है, बाई चांस की बात एक आध परागकण उसके संपर्क में आ जाए, ठीक है। तो ईश्वर ने कहा यार ये तो बनने वाला नहीं है, हमको तो यहां परागकण काफी बड़ी मात्रा में पड़ रहे हैं, और फिर भी 100% जरूरी नहीं है कि परागण सफल कर ही देंगे। उसके पीछे कारण है, कारण ये है कि यदि ये परागकण जो अजैविक कारकों के थ्रू जा रहे हैं, इनका कोई स्थायी डायरेक्शन नहीं, स्थायी कोई आप एक दिशा नहीं है कि नहीं परागकण यहां से निकले सीधी वहां पहुंचे, ये जरूरी नहीं है। तो जल के थ्रू भी ये जरूरी हो गया कि परागकणों को अधिक से अधिक संख्या में तैयार करो,
वायु के थ्रू भी यदि परागण चाहते हो तो भी ये जरूरी हो गया कि अधिक से अधिक मात्रा परागण तैयार करो। तो ईश्वर ने कहा देखो कोई ना कोई ऐसी युक्ति तो खोजनी पड़ेगी, ऐसी युक्ति खोजनी पड़ेगी कि मुझे कम से कम परागण हो और परागण हो सके, है ना। अरे इतनी बड़ी मात्रा में परागण बनाने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस प्रक्रिया को बदलना तो जरूरी हो गया। क्या लिखा है? तो फिर ईश्वर ने क्या किया इसके लिए? ईश्वर ने कहा कि इससे तो बात करने वाली नहीं, तो इसके लिए क्या करें? उन्होंने कहा इसके लिए एक ही माध्यम है कि जीवों को लेकर आइए, अजैविक से बात नहीं बनेगी, है ना। चलो, वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागणों के ह्रास से जुड़े तत्वों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांड की तुलना में असंख्य मात्रा में परागण उत्पन्न करते हैं। तो बीजांड की तुलना में काफी बड़ी असंख्य, जिसकी गणना भी ना की जा सके, इतने परागणों को उत्पन्न करना पड़ता है। बहुत बड़ी समस्या आगे पालकों के साथ। फिर क्या हुआ? अजैविक परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। बिल्कुल बात ठीक है। जल और वायु में यदि अजैविक दो प्रकार के कारक थे, अजैविक कारक दो प्रकार के थे, जल और वायु, तो यदि जल और वायु में तुलना करो तो जल से बेहतर वायु को माना गया है ना। आज भी काफी ऐसे परागण हैं जो वायु के थ्रू होते हैं, काफी ज्यादा परागण है, ठीक है। लेकिन जल बहुत ही कम पादप है जो जल के थ्रू परागण करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? वायु द्वारा परागण ज्यादा होता है और जल द्वारा परागण कम होता है, ठीक है। अजैविक कारक में बात की जाए। फिर क्या लिखा है? इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के व चिपचिपाहट रहित परागणों की वृद्धि। अब वायु से क्या हुआ? उन्होंने कहा देखो यदि तुम वायु द्वारा परागण करना चाहते हो तो पहली पॉसिबिलिटी, मैं पहले यहां पर एनसीईआरटी की सभी बिंदुओं को नोट डाउन करूंगा, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो परागण होंगे वायु से होना है, ठीक है। कारक क्या हो गया? यहां पर वायु हो गया, ठीक है। तो यदि वायु कारक है तो अब तुमको व्यवस्था वायु के अनुसार करनी पड़ेगी। पहली घटना क्या है? परागकण, परागकण हल्के हो। हल्के क्यों हो? परागकण हल्के इसलिए हो क्योंकि वायु के प्रवाह के साथ बहना है। परागकण हल्के इसलिए हो क्योंकि इन्हें वायु के साथ बहना है, ठीक है। दूसरा, एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात क्या होगी? परागकण चिपचिपाहट, चिपचिपाहट रहित हो, क्योंकि यदि परागकण वजनदार होंगे तो वायु उनको उड़ा नहीं पाएगी। परागकण यदि चिपचिपाहट युक्त तो होंगे तो क्या होता है? परागकण जा रहा था और उधर से कोई बाधा आ गई। बाधा का मतलब जैसे एक छोटा सा बालक खेल रहा था या फिर और वो बालक अपने घर की छत के ऊपर खेल रहा था, 2-3 मंजिल का मकान रहा होगा, उसके ऊपर आसानी से पतंग उड़ा रहा था। उधर से वायु का परागकण हंसता हुआ आ रहा था कि चलो भाई हम परागण करते हैं। उधर से पतंग हुआ, इधर से परागकण हुआ, दोनों की मुलाकात हुई। अब परागकण यदि चिपचिपाहट तो होता तो पतंग से चिपक जाता, परागण हो गया। तो ईश्वर ने कहा ऐसा करो कि वायु के परागकण चिपचिपाहट रहित होने चाहिए, अच्छा और हल्के होने चाहिए। चलो और क्या लिखा है एनसीईआरटी में? ताकि वे हवा के झोंके के साथ संचालित हो सके।
ताकि वो हवा की धारा के साथ, हवा की प्रवाह के साथ बढ़ सके। वे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर युक्त होते हैं। अब इनके जो पुंकेसर होते हैं, अब पुंकेसर कैसे हो? पुंकेसर अनावृत हो। पुंकेसर कैसे हो? अनावृत हो। क्योंकि यदि पुंकेसर इनके इस प्रकार होंगे, ऐसे है पुंकेसर, ऐसे, अब बताओ वायु क्या इनको निकाल पाएगी यहां से, है ना? तो कम से कम पुंकेसर इस प्रकार के होने चाहिए, ठीक है? संपर्क में आए सीधे। अनावृत मतलब इतना वालों अनावृत होने चाहिए पुंकेसर। फिर क्या लिखा हुआ है? अनावृत पुंकेसर से युक्त हों ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सके। बृहद एवं प्राय पिच्छ वर्तिकाग्र युक्त हों ताकि आसानी से, अब वर्तिकाग्र कैसी हो? वर्तिकाग्र जो हो, वर्तिकाग्र बृहद बृहद व पिच्छ युक्त हो। अब बृहद और पिच्छ युक्त क्यों हो? क्योंकि इसको क्या करना है कि उसकी वर्तिकाग्र को पता है कि परागण हमारा वायु द्वारा होगा, तो बृहद हो, बड़ी हो, और पिच्छ युक्त हो, जिससे कि वो हवा में अपने आप को अच्छे से स्वतंत्रता पूर्वक लहरा सके हवा में को, ठीक है? ये तो हो गए एनसीईआरटी के थ्रू। चलो और देखें तो और भी कुछ लिखा हो, फिर मैं बात करता हूं, है ना? प्राय पिच्छ वर्तिकाग्र युक्त, वर्तिकाग्र पिच्छ युक्त हो ताकि आसानी से वायु के उड़ते परागकणों को आवर्धित किया जा सके, ठीक है? वायु परागित पुष्पों में प्राय प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं। बीजांड नंबर में कितना होगा? बीजांड एक हो और पुष्प एक पुष्प क्रम में हो, पुष्प क्रम में व्यवस्थित हो। क्या है इसमें देखते हैं, प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड हो, ठीक है ना? बीजांड हो तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ हो। इसका एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टा है। तो ये बिंदु आपके जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए एनसीईआरटी के। अब कुछ अतिरिक्त पॉइंटों पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमको किसको वरीयता देनी है? पहले हमको वरीयता देनी है एनसीईआरटी को। अब समझो, वायु में जो वायु द्वारा परागण होता है उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि इनके पुष्प सुनो, विशेषता सुनो, पहचानना है तुमको, ठीक है? इनके पुष्प रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, याद रखना, ठीक है? इनके पुष्प सुगंधहीन होते हैं, कोई गंधहीन होते हैं, ठीक है? गंधहीन होते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है? ठीक है। और क्या है कि इनके जो परागकण होते हैं, परागकण पंख युक्त होते हैं, पंख युक्त होते हैं। ये बिंदु याद रखना है, किंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी के बिंदु आपको पता होने चाहिए, ठीक है? इनमें काफी समानताएं आपके जल से भी देखने को मिलेंगी, ठीक है? वो बात बाद में करेंगे। तो आपको कहने का मतलब है कि इनके पंख युक्त होने चाहिए और रंगहीन होते हैं, पंख युक्त होने चाहिए, ये जरूरी है, परागकण पंख युक्त होने चाहिए, ठीक है? दूसरी बात, वायु परागण को एनीमोफिली कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनीमोफिली। क्या कहते हैं? एनीमोफिली।
फिली कहते हैं गलती नहीं करना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ चुका है, सीधा वो एनीमोफिली रख देते हैं। हिंदी में भी, हिंदी में वो इस तरह से लिख देंगे, एनीमोफिली। ठीक है, तो एनीमोफिली का सीधा साधा एग्जाम्पल भुट्टा है। क्या है? भुट्टा है। ये बिंदु आपके दिमाग में सदैव रहने चाहिए। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूरा का पूरा बनने वाला है। ठीक है, और भी काफी बिंदु है इसमें, देख लेते हैं क्या है। उदाहरण भुट्टा, कॉर्न कैप, याद रखना कॉर्न कैप भी नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। आप जो खुद ने टेंशन देखते हैं वे कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका है। जो आप भुट्टे में देखते हो, जो काफी लंबे धागे की स्वर्ण संरचना दिखाई पड़ती है, वो वर्तिकाग्र और वर्तिका है। अब वर्तिका और वर्तिकाग्र में क्या अंतर होता है? वर्तिका और वर्तिकाग्र क्या डिफरेंस है, आपको कमेंट करके बताना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ा चुका हूं। जो हवा के साथ झूमते रहते हैं, हवा में झूमते हैं ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सकें। घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। तो वायु परागण में एक एग्जाम्पल और याद रखना, घास, और भी काफी एग्जाम्पल हैं, चर्चा हम लोग करते रहेंगे, है ना। आउट ऑफ एनसीईआरटी भी लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेहूं कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, याद रखना इसको। ठीक है, गेहूं में भी जो परागण होता है वो परागण वायु के थ्रू होता है। और भी होता है, खजूर होता है, कैनाबिस होता है, लिख देता हूं, खजूर, कैनाबिस। ये वो एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं किंतु कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मक्का, घास, गेहूं, ठीक है, घास हो गया, मक्का भी लिख लो, मक्का भी हो गया, यानी भुट्टा, मक्का, घास, गेहूं, खजूर और कैनाबिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गलती नहीं करना। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हुई। अगला जो टॉपिक होगा वो जल परागण पर होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो आउट ऑफ एनसीईआरटी बिंदु हैं वो आपको याद रखना है। इंग्लिश एनसीईआरटी में इसको दिया गया किंतु हिंदी एनसीईआरटी में इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये बिंदु आपके दिमाग में होने चाहिए। इसके बाद इनमें आपका ये इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जा सकते हैं, उनके लिए आप तैयार रहिए। गेहूं और खजूर को और इसको कैनाबिस को कई बार पूछा जा चुका भी है। ठीक है, पढ़ते रहिए, चैनल को अधिक से अधिक लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।